Yes, so welcome students, welcome friends in the Sync coaching classes. Good evening. Today we are going to learn about gravitation. This is the first chapter for 10th class. फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास अकॉर्डिंग टू द आवर महाराष्ट्र बोर्ड. हमारे जो महाराष्ट्र बोर्ड के जो सिलेबस है उसी के हिसाब से हमें ग्रेविटेशन में जो इसमें जो टॉपिक्स रहेंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक. जैसे व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपलर्स लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ और जो भी इसमें हमारे टॉपिक रहेंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन इन दिस चैप्टर. यहाँ पे हम इस चैप्टर में वी आर कवर द होल और इंटायर सिलेबस एज पर आवर एसएससी बोर्ड, कीपिंग इन द माइंड टू बोर्ड एग्जाम. जो हमारा बोर्ड एग्जाम जो है उसके हिसाब से मैं इसमें आपको प्रिपेयर करके बताऊंगा. सो फर्स्ट इज आवर व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू लर्न अबाउट ग्रेविटेशन. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल? दो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक ग्रीक वर्ड्स. ग्रेविटी अराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स ग्रेविटास. ये ग्रेविटास लैटिन वर्ड से हमें ग्रेविटी मिला और इसी ग्रेविटी से हम ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स ये सारे ड्राइव्ड होते गए. तो ये जो हमारा लैटिन वर्ड्स है ग्रेविटास, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटास? टू अट्रैक्ट सम थिंग्स. जो एक किसी भी एक चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, समथिंग, दिस इज नोन एज ग्रेविटास. और इस अपने इंग्लिश में हम उसको ग्रेविटी बोलते हैं. तो इन जनरल फॉर्मेशन दिस इज व्हाट. और ग्रेविटी को वी कैन डिफाइन ग्रेविटी इन द सो मेनी वेज. जैसे ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल इज ए नेचुरल फिनोमिना. ये नेचुरल फिनोमिना, इसमें एक चीज हम इस पे ध्यान देंगे. हम इसलिए इसको नेचुरल फिनोमिना बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग जो है ग्रेविटी वी कांट, हम लोग इसको बना नहीं सकते. इसको कोई भी लेबोरेटरीज में चाहे कहीं भी इसको हम बाय द साइंटिफिक मेथड इसको हम भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बना नहीं सकते. सो इट इज अ नेचुरल फिनोमिना बाय व्हिच ऑल थिंग्स विथ मास एंड एनर्जी इंक्लूडिंग प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी, जो पूरी यूनिवर्स की हम बात कर रहे हैं एज ए होल यूनिवर्स में क्या है, जैसे हमारा प्लैनेट हो गए, देन आफ्टर स्टार हो गए, गैलेक्सी हो गए, ये सब ना एक दूसरे से, तो जितने जो प्लेनेट, स्टार और गैलेक्सी जो है यूनिवर्स में सब एक दूसरे से एक कोई न कोई एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं. और वो क्या है कि तभी ना एक दूसरे को रिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन करके ना, ये देखो किसी भी अर्थ को अगर हम ऊपर से देखेंगे यूनिवर्स से तो एक अलग फुटबॉल की तरह यूनिवर्स में वो गोला मार रहा है. जस्ट लाइक मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, हम जहां भी जाएंगे किसी भी में जाएंगे वो सब कहीं उनको रहने टिकने की जगह नहीं है, सब ऐसे ही घूम रहे हैं. लेकिन वो कैसे घूम रहे? बस वाई विच द ग्रेविटेशन, वो एक ग्रेविटेशन से अपने ही ऑर्बिट में, अपने एक्सिस के ऊपर वो कंट्रोल करके एक दूसरे से कैप्चर में है. तो ये हमारा ग्रेविटेशन है. ये देखो मास एंड एनर्जी, उसको बताऊंगा मैं. फिजिकल वेट टू ऑब्जेक्ट मींस एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी गिव्स फिजिकल वेट टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स. देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है कि जो मास मींस एक वॉल्यूम होती है. हर एक जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं हैविंग सम वन मास, जैसे चेयर, टेबल, यहाँ तक कि छोटे से लेकर के बड़े तक सबको मास होती है. और वो एक उसमें पोटेंशियल एनर्जी रखे या काइनेटिक एनर्जी रखो, वो एक एनर्जी से उसमें रहते हैं. तो जब वो ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अपनी अट्रैक्ट करती है अट्रैक्ट टुवार्ड्स हिमसेल्फ, तो वो एक क्या है, कितनी भी वेट हो उसकी जो फिजिकल वेट टू ऑब्जेक्ट, जो उस ऑब्जेक्ट की फिजिकल वेट है उस वेट के हिसाब से वो अट्रैक्ट होता है. तो इसी के लिए यहाँ पे हमें मास और एनर्जी यूज किया है. मींस ग्रेविटेशन क्या है? एक गुरुत्वाकर्षण बल. ग्रेविटेशन को हिंदी में हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके फिजिकल वेट के हिसाब से अपनी ओर अट्रैक्ट करे तो उसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं. और ग्रेविटेशन को इसमें देखो सेकेंड वर्ड डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी. डाउनवर्ड फोर्स, नॉट ऑफवर्ड में बोल रहा हूं. डाउनवर्ड फोर्स मतलब जो ऊपर से नीचे की आती है ग्रेविटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पे मैंने साइन मारा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. मास मींस हैविंग द सम वॉल्यूम, जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट्स में जो भी एक वॉल्यूम रहे वो मास है. तो यहाँ पे अब ये सिंपल सा लिख सकते हैं F वेरिज M.
चाहे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास फॉर द डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। अनदर ग्रेविटी इज मेजर बाय ग्रेविटी, यस, तो ग्रेविटी इज मेजर बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है कि मतलब किसी भी कोई एक ऑब्जेक्ट है जो फ्रीली फॉलिंग हो रही है, जिसको कोई मतलब एक डिफिनिट वेव से, डिफिनिट स्पीड एंड वेलोसिटी से विदाउट फ्रीली किसी भी ऑब्जेक्शन से फॉलो होती है, तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका डिफिनीशन बाद में चाहे और आगे रहेगा तो मैं बताऊंगा। तो ग्रेविटी इज मेजर बाई एक्सेलरेशन, उसकी मेजरमेंट एक्सेलरेशन है, और एंड ग्रेविटी इज डिनोटेड बाई जी, कैपिटल जी से इसको ग्रेविटी को हम ग्रेविटी इज मेजर बाय जी। एंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो और एक चीज और इसमें हम देखेंगे अभी, जब ग्रेविटी में क्या होते हैं कि ओशन टाइड्स आर रिजल्ट ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द मून एंड अर्थ, विच मीन्स मास ग्रेविटी। Yes, so ocean tides is also the result of the gravity and it comes under the mass gravity. Ocean tides में क्या होता है, बिकॉज क्या है कि मून भी हैविंग ऑन ग्रेविटी, अर्थ को एक अपना ग्रेविटी होता है। तो जब मून एक समय में, जब कैसे बोलते हैं कि पूर्णिमा के दिन जो फुल मून हो गए, तो उस समय अर्थ के कुछ नियरेस्ट आते हैं। जब वो नियरेस्ट आए तो जो अपनी टाइड है, जो ओशंस है, जहाँ पे बहुत सारा पानी रहेंगे, तो वो ग्रेविटी जो मून की पड़ती है, तो उसके वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं ऊपर, और वो अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करता है और वो टाइड बनते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि क्या तालाब में या नदी में ये टाइड होते हैं क्या? जनरली होते हैं, लेकिन वहाँ पे पानी की वॉल्यूम, वाटर्स की वॉल्यूम इतनी कम होती है, जिसकी वजह से वो टाइड होते हुए भी अपने को समझ में नहीं आता है। लेकिन ओशंस में क्या है, हैविंग अ प्लेंटी ऑफ वाटर, हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सो अट्रैक्ट बाय द मून ग्रेविटी एंड रिजल्टेड टू द टाइड, तो इसलिए वहां पे ओशन टाइड होते हैं और ये मास ग्रेविटी को रेफर करते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन जो बोला आपको, ग्रेविटी इज मेजर बाय एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या है? दिस इज द वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो कितने भी टाइम में कौन से वस्तु एक फ्रीली जो है कितनी वेग से आ रही है, दैट्स कॉल्ड द एक्सेलरेशन। मैं ये पूरे को इन शॉर्ट में बोलता हूँ, ग्रेविटी is the natural phenomena having the gravitational force between the two object is known as the gravity। ये between the earth भी हो सकते हैं, between the planet भी हो सकते हैं, ये किसी भी चीज़ में, यूनिवर्स में है तो कहीं भी एप्लीकेबल होंगे। सो दैट्स कॉल्ड gravity, और gravity is measured by acceleration, it is denoted by g, और इसकी जो है वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर होती है ऑन द अर्थ, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स टू मास, बस। यस, तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जैसे कि यहाँ पे नाम से ही हमें पता है, सर्कुलर मोशन मतलब ए मोशन which is known as circular path. Circular path means having one axis and moves around the axis is known as the circular, and the object moving around this is known as the circular motion. तो देखो, when an object moves around its axis is known as the circular motion। जैसा कि यहाँ पे मैंने देखा, ये एक्सिस है और ये जो अपना एक कोई भी एक प्रोडक्ट, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये मूव्स अराउंड दिस हो रहा है, तो दिस इज इन द सर्कुलर मोशन में हो रहा है। तो अभी सर्कुलर मोशन का हिंदी में सीधा सा क्या है? वन ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अंदर में, एक्सिस से बाहर में एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए वो मूव करे, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन में आता है हमारा एक सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसा नाम है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंट्रल, सेंटर सीकिंग, सेंटर लाइकिंग, मतलब जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो, सेंटर सीकिंग हो, जैसा इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सेंटर सीकिंग फोर्स, और जैसा सेंटर लाइकिंग जो करता है, दैट्स नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो एग्जाम यहाँ पे डिफिनीशन में लिखा है, इट इज एन ऑब्जेक्ट नेट फोर्स। ठीक है, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? इट इज ए नेट फोर्स दैट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है, एट एन ऑब्जेक्ट टू कीप इट इन मूविंग, to keep it moving in circular path, and it is directed towards the center of the circle is known as the centripetal force।
मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक नेट फोर्स के साथ, मतलब जो एक कोई भी फोर्स रहे F1 F2 F3 जो नॉट वेरिएबल रहे, एक नेट फोर्स के साथ वो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होकर के और एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है और डायरेक्टेड उसका जो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, दिस इज द सर्कुलर फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंटर सीकिंग होती है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो लेट्स, इसमें हमने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या डिफिनीशन होता है, सेंटर सीकिंग फोर्स, जो सेंटर की अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे मैं एक ना मैथमेटिकल टर्म में अगर लेता हूँ इसके इक्वेशन फॉर्म में, तो अगर मैं लेट्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, अगर कोई भी एक ऐसा सर्कुलर पाथ है जहाँ पे मैं उसकी, ये मान लीजिए कि अगर ये आर रेडियस का कोई भी एक ऐसा सर्कुलर पाथ है विच द वेलोसिटी ऑफ द v, अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट चल रहा है इसकी वेलोसिटी ऑफ द v, तो यहाँ पे एक एक्सीलरेशन लगेगा। एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं, a इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे एक एक्सीलरेशन लगेगा जो क्या होता है, ये अपनी वेलोसिटी जो है v का v स्क्वायर बाई आर हो जाता है, मतलब रेडियस का जो होता है उसका जस्ट स्क्वायर फॉर्म में, वेलोसिटी के स्क्वायर फॉर्म में, रेडियस का स्क्वायर फॉर्म में ऑफ द वेलोसिटी आता है, वो एक्सेलरेशन है। और ये एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जो है वेयर a इक्वल टू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इट्स पाथ। ये एक्सेलरेशन में क्या है, डायरेक्टेड towards the center of path, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पाथ, मतलब जो सेंटर है इस सेंटर के पाथ की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, वो इसको, अब यहाँ से ये गया फिर यहाँ से ये आया, तो एक एक्सेलरेशन उनकी फॉर्म होते जाती है। तो उसी एक्सेलरेशन जो फॉर्म हुआ वो हमारा सर्कुलर पाथ में वो होता है। तो इसके लिए एक्सेलरेशन इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, दिस इज द सर्कुलर पाथ का एक हमारा इक्वेशन फॉर्म में मैंने लिया है। राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ क्या है, केपलर्स एक जो हमारे जो साइंटिस्ट थे उनकी जो वे उन्होंने 3 लॉ बनाए, जो आगे चल करके उन्होंने केपलर्स 3 लॉज के नाम से वो फेमस हुआ। तो उनका जो भी लॉ है, जो भी कंसेप्ट जो है ना, वो बेस्ड ऑन ए प्लैनेटरी मोशन, जो एक उन्होंने एक जो प्लैनेट की जो मोशन है उनके ऊपर उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, जो सारे ऑर्बिट्स, जो प्लैनेट्स, वो सारे का उन्होंने डेटा कलेक्ट करके उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने फिर ये ऑब्जर्व किया। आफ्टर स्टडी ही ऑब्जर्व दैट दे शोज द सम रिलेशनशिप बिटवीन द प्लैनेटरी मोशन एंड द, जो अपना उन्होंने सन को एक फोकस माना, उन्होंने क्या किया, सन को एक फोकस मान करके और सारे ऑर्बिट्स के सारे प्लैनेट्स को उन्होंने और ये सर्कुलर मोशंस के लिए अपना ये करके एज्यूम किया और उन्होंने एक डेटा कलेक्ट किया। और डेटा कलेक्ट करने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि दे हैव सम रिलेशनशिप बिटवीन दिस बिटवीन द मोशंस एंड देयर रिलेटरी प्लैनेटरी मोशन, जो प्लैनेटरी मोशन है और जो जनरल मोशन है, उन दोनों में उन्होंने एक रिलेशन पाया और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया जो आगे चल करके केपलर्स लॉ होते हैं। क्योंकि देखिए इसके पहले जो हमारे गैलीलियो वगैरह थे, चाहे कोई भी था, तो वो लोग डेटा ऐसे देते थे लेकिन वो डेटा हमारे नॉट इन द रिटन पर्पस में नहीं आया था। और उसके पहले जब साइंटिस्ट लोग नहीं थे तो उसके पहले जो था एस्ट्रोनॉमर्स लोग क्या करते थे, वो डेटा लिया प्लेनेट की मूविंग के ऊपर, वो टाइम निकालते थे कि हाँ ये ग्रह, ये तारा यहाँ से लेके यहाँ गया तो मतलब ये टाइम अभी 2 से 3 बज गए, फिर वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया तो दोपहर हो गया, रात हो गया। पहले वो नाभिक लोग जो थे वो रात को वो स्टार्स वगैरह प्लेनेट को देख करके ही वो टाइम की पता करते थे कि अभी कितने टाइम हुए, कितने क्या हुए। तो सारा जब उन्होंने केपलर्स ने क्या किया कि उस सारे चीज़ों के डेटा का स्टडी करके उसने सोचा कि नहीं देयर हैव द सम रिलेशनशिप, और उन्होंने एक लॉ बनाया और इस लॉ को हमने उसको 3 लॉ उन्होंने बनाए। तो जो यहाँ पे हम देखेंगे ये लॉ टोटली की टोटली बेस्ड ऑन द प्लैनेटरी मोशन। द फर्स्ट लॉ में क्या है, ऑल प्लैनेट, क्योंकि ये प्लैनेटरी मोशन पे है तो उन्होंने उसमें दिया है ऑल प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। हम लोग जानते भी हैं कि क्या है, सूर्य है, सूर्य इज द, हम लोग सोलर सिस्टम में भी अगर देखते हैं तो सन एक स्थिर है, वो किसी के चक्कर नहीं लगाते, वो ओनली ऑन एक्सिस पे वो घूमता है, ठीक है। लेकिन और बाकी जो भी ग्रह हैं वो सब सूर्य की चारों तरफ
राउंड राउंड इलेक्ट्रिकल फोर्स में, प्लानिटरी फोर्स में, सर्कुलर मोशन में वो घूमते रहते हैं। तो ऑल प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट, उनके जो भी एक ऑर्बिट होते हैं, अब उसकी जो एक ऐसे 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 जो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट हो गई, उस एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो घूमेंगे, हैविंग द सन एज वन ऑफ द फोकस। अगर सपोज डैट, ये उन्होंने आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम यही है हमारा, तो अगर ये सन को मैं फोकस मानता हूँ, एफ सन को, तो सन को हम लोगों ने फोकस माना, किसने? केपलर्स ने। और उन्होंने ये निकाला कि जितने जो प्लेनेट हैं, प्लेनेट जो है सन के चारों ओर इलेप्टिकल ऑर्बिट में हैविंग द, और वो अराउंड करते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ। तो इसके लिए यहीं पे हमारे सन को फोकस, ये ऑर्बिट है, ये इलेप्टिकल में वो राउंड कर देगा। जैसे ही जो भी 8 प्लैनेट्स हैं जो भी रहेंगे वो सब अपनी अपनी इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं, अपने केपलर से निकाला। सेकेंड, रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट, इंपॉर्टेंट है। द लाइन भी बोल सकते हैं, लाइन ज्वाइनिंग द एनी प्लैनेट, द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल लेंथ ऑफ टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्वल एरिया इन इक्वल लेंथ ऑफ टाइम में जा रहा है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, ए बी, दिस इज वन इज द ए एंड बी, ये ए बी एंड सी डी, ये दो हमारा इलेप्टिकल, अगर मैं इसको पकड़ता हूँ और ये पॉइंट ऑब्जर्व कीजिएगा दोस्तों, तो ए बी एंड सी डी डिस्टेंस कवर बाय द प्लैनेट, ये हमारा जो प्लैनेट है, डिस्टेंस कवर बाय द प्लैनेट इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे टाइम T1, यहाँ पे टाइम मान लीजिए कि T2, जो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो कवर करते हैं। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा ए बी एंड बी सी डी वो और क्या होंगे? प्लैनेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए सी, ए एंड सी, ए सी आर शोन बाय द बी एंड डी। मीन्स देखो बी एंड डी, ये जो हमारा एक पूरे जो शेडेड होंगे, और ए और सी दो हमारे जो मोशंस में आएंगे, वो स्विफ्ट इक्वल स्विफ्ट करेंगे। ये एरिया एंड दिस एरिया इज द इक्वली स्विफ्ट होंगे एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में, जो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको टाइम टेकन मान लीजिए कि T1 और T2 का एग्जाम्पल में लेकर के टाइम किया, तो ये जितना स्विफ्ट करेगा, मीन्स एक तरीके से मैं न्यूटन का कार्डल्स लॉ जो है, मैं उसको इसमें ज्वाइनिंग नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर जैसे कार्डल्स लॉ में एक गोली मारते हैं तो एक गोली उतना ही दूरी में डिस्प्लेस होता है, सेम। तो अगर ये जैसे ए एंड बी जितना स्वीप करेगा, जस्ट सी एंड डी उसी टाइम में उतना ही वो स्वीप्स आउट करता है। ये हमारा इक्वल लेंथ ऑफ टाइम, इक्वल एरिया, मीन्स ये इक्वल एरिया, ये इक्वल एरिया, इक्वल लेंथ ऑफ टाइम में वो स्वीप्स आउट कर रहे हैं। दिस इज द सेकेंड लॉ। और इलिप्टिकल मीन्स क्या होता है? ओवल शेप। ये हमारा ओवल शेप है, मैंने ऐसे ही बनाया, थोड़ा आप देख लो, आपकी बुक में रहेगा, ये ओवल शेप है, ठीक। थर्ड वन इज, ये समझ गए ना, इक्वल एरिया स्वीप्स आउट, दो अलग अलग में मैंने दिखाया, सी डी बी बी, इक्वल एरिया स्वीप्स आउट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब गया उतना ही फोर्स उधर रिफ्लेक्ट, उतना ही एरिया उधर रिफ्लेक्ट एट द सेम गिवन ऑफ द टाइम में, ठीक। थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट, रिवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट, स्क्वायर मीन्स वर्ग जो होता है, स्क्वायर रिवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। इसको थोड़ा समझिए, द स्क्वायर रिवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो भी हमारा रिवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब के, ठीक है, क्यूब द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट ऑफ द सन। यहाँ पे एग्जांपल में अगर हम ले लेते हैं, द आर इज द एवरेज, मान लो कि अगर आर हमारा है एवरेज, अगर स्पीड रहे तो T2 अपॉन आर क्यू, सॉरी टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू, और टी स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। क्यों? क्योंकि रिवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट। ये देखिए, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, ये हमारा क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, जो भी हमारा डिस्टेंस रहेंगे उसको क्यूब रूट, मतलब इसके जैसे ए है तो ए क्यू, अगर बी अगर रहेगा डिस्टेंस तो बी क्यू में, तो क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? टाइम ऑफ द स्क्वायर, जो टाइम कवर कर रहा है उसको स्क्वायर को, मैंने ऐसा क्यों हुआ, स्क्वायर क्यों हुआ? अब एग्जांपल लीजिए, ये एंड ये कवर हो रहा है, तो दिस टाइम
दिस टाइम अगर लेते हैं तो हम अलग अलग इंटरवल ऑफ तो टाइम है, लेकिन टाइम तो चेंज हो रहा है, तो इसके लिए हमने एज्यूम किया कि स्क्वायर ऑफ द टाइम, केपलर ने ही बोला कि अगर हम टाइम को डिवाइड करते हुए आगे जाएंगे तो उसको स्क्वायर में लेंगे, तो हम यही पा रहे हैं कि जितने स्क्वायर में अगर टाइम कवर कर रहा है तो उसके में आर क्यूब, मतलब जो डिस्टेंस है वो क्यूब में जाता है। मतलब टाइम कवर हो रहा है स्क्वायर में और डिस्टेंस कवर हो रहा है क्यूब में, तो उन्होंने यही मैथमेटिकल फॉर्मेशन है। तो टी पे हमने देखा टाइम जो है हमारा स्क्वायर में है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट मीन्स आर क्यूब इक्वल टू के मीन्स कांस्टेंट। यहाँ पे के हमने एज ए कांस्टेंट में इसको वेरीज किया। तो थर्ड का जो हमारा फॉर्मूला है टी स्क्वायर वेरीज आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इन द टर्म ऑफ कांस्टेंट। यस, तो एक चीज मैं अभी जो हमने केपलर्स लॉ का है ना उसको शॉर्ट में मैं आपको एक चीज दे रहा हूँ। फर्स्ट में क्या है, हमने एज्यूम किया सोलर सिस्टम, चारों तरफ से जो सन जो है एक फोकस है, उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, तो सन इज द फोकस एंड ऑल ऑर्बिट्स मूव्स इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, नंबर वन। दूसरा क्या है हमारा कि ये जो शिफ्ट जितने रेगुलर इंटरवल में टाइम है, जो एरिया है ये और ये एरिया दोनों इक्वल डिस्टेंस में इक्वल एरिया में शिफ्ट होंगे एट द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, एकदम क्लियर। मींस जितना आया उतना ही ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल में रहेंगे। और सेकेंड में थर्ड वाला में क्या है, सीधा सी बात है, जो टाइम ट्रेवल होता है, टाइम जो है स्क्वायर में कवर होगा, तो हमारा क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस जो है वो क्यूब में जाएगा, डिस्टेंस जो है हमारा क्यूब में जाएगा और कांस्टेंट हमारा के रहेगा। इसमें एक चीज़ और है, ये केपलर की ये जो थ्री लॉ है, ये न्यूटन्स की जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसमें ये बहुत ही हेल्प किया, ताकि न्यूटन्स ने उसको फिर से ग्रेविटेशनल लॉ को आगे हम लोग उसको फॉर्म करके देखेंगे। यस, तो आफ्टर केपलर्स लॉ वी आर गोइंग टू लर्न न्यूटन। तो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी हमने जो केपलर्स लॉ का था वो इलिप्टिकल मेथड पे था, वो उसमें हमने कौन सी ऑर्बिट कितने सर्कुलर मोशन में कितने इलेक्ट्रिकल पाथ को कवर करता है वो था। यहाँ पे ग्रेविटेशन जो हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया था, व्हाट इज ग्रेविटी, तो उसके ऊपर है हमारा न्यूटन्स की जो ग्रेविटेशनल लॉ है ये। तो इसके थ्योरी के अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ये पूरी यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी इच अदर इन अ डिफिनिट फोर्स। जैसे मैंने बताया था आपको कि कोई जिसका मास है, मतलब जो हैविंग द सम वॉल्यूम, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उस वॉल्यूम की, मतलब जितने मास रहेंगे उसके हिसाब से वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस प्रोडक्ट को या उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये लॉ वही है। देखो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, हर एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट को विथ ए डिफिनिट फोर्स, एक डिफिनिट फोर्स होंगे। अब वो फोर्स कौन सा होगा, अगर जैसे जो ऑब्जेक्ट की जितनी मास होगी उसके हिसाब से उसकी अपना फोर्स अप्लाई होता है, विथ ए डिफिनिट फोर्स। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, यहाँ तक तो हमने देखा एक डिफिनिट फोर्स से एक दूसरे प्रोडक्ट को, दूसरे ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है पूरे यूनिवर्स में, और वो फोर्स क्या होगा, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास। मैंने जो बोला ना, अलग अलग मास, जैसे एग्जांपल ले लो, अगर कोई 5 kg का कोई प्रोडक्ट है और कोई 10 kg का प्रोडक्ट है, तो जो ग्रेविटेशनल लॉ होगा ना, जो ग्रेविटेशन उस पर लगेगी, तो 5 kg वाले पे वो 5 kg के हिसाब से आएगा, फिजिकल ग्रेविटेशन वहाँ पे आएगा। 10 kg के ऊपर 10 kg के हिसाब से उसकी ग्रेविटी आएगी नीचे, तो सेम चीज़ है। तो फोर्स लगेगा, तो प्रोडक्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। वो डिस्टेंस की उसकी स्क्वायर में आ जाएगी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लो, m1 इज द वन ऑब्जेक्ट, m2 इज द अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस पर एक पे फोर्स 1 अप्लाई हो रहा है, सेकेंड पे फोर्स 2 अप्लाई हो रहा है, और ये डिस्टेंस कौन सा है हमारा, d होता है। तो इसको, ये थ्योरी को अगर हम न्यूमेरिकल में, मैथमेटिकल टर्म में अगर मैं ये करना चाहूँ, प्रूफ करना चाहूँ, तो कैसे आएगा। सेकेंड में देखो, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास। द फोर्स इज द F, लेट्स द फोर्स क्या है F, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये भी दिखा सकते हैं ऐसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ द मास
यहाँ पे ये देखो आई यूनिट, द प्रोडक्ट ऑफ द मास मीन्स m1 एंड m2 द टू ऑब्जेक्ट, तो एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने g लिया, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ना हटा के एक ही बार मैंने आपको दिखाया, तो g इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस g को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल या अंदर ग्रेविटी कॉन्स्टेंट्स, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट हम इसको बोल सकते हैं। ये समझे कि मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। जैसे m1 एंड m2 दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो m1 मास 1, m2 अनदर मास, यूनिवर्स में अट्रैक्ट हो रहे हैं f1 और f2 से, डिस्टेंस हमारा d है। तो इस लॉ के अनुसार क्या है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे m1 और m2 के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं और इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर देम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा f हो गया फोर्स, और ग्रेविटी हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट g, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास m1 एंड m2 मल्टीप्लाई और डी स्क्वायर, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शनल है इसलिए हमारा यहाँ पे ये डी स्क्वायर हो जाएगा। तो f इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन d। तो ग्रेविटी अपना जो न्यूटन्स की जो यूनिवर्स ग्रेविटेशनल लॉ था, इसको हम ऐसे भी बोल दिस लॉ मीन्स क्या है उसका, इफ़ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट की मास को अगर हम डबल करते हैं तो उसकी फोर्स जो है उसकी अप्लाई होती है उस ऑब्जेक्ट पे, इट इज ऑल्सो डबल। मीन्स अगर मास डबल है तो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है इट बिकम्स ऑटोमेटिकली डबल। और ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन का क्या है, g, इसको हम g में लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस स्क्वायर जो है, और उसकी वैल्यू कितनी है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg का। ये हमारे टोटल जो न्यूटन्स की जो यूनिवर्स लॉ ऑफ मोशन, यूनिवर्स लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है उसका हमने ये पूरा सेट देखा, जो उसके न्यूमेरिकल फॉर्म थी, इसकी SI यूनिट्स क्या है, इसकी g की वैल्यू कितनी है, और ये टोटल हमने अभी देखा। और राइट नाउ वी आर गोइंग टू शो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी देखिए फिर यहाँ पे आया अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमने सबसे पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर, सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, उसको ज़्यादा उन्होंने और कुछ नहीं किया। अभी ये देखो ये क्यों हम फिर से ये पढ़ रहे हैं, तो इसका रीज़न ये है कि जो केपलर्स ने जो लॉ बनाए हैं हमारे, उसके लॉ को न्यूटन्स ने क्या किया है कि उसमें कुछ थ्योरी लगा करके और ग्रेविटेशनल फोर्स को और इलिप्टिकल जो हम उन्होंने जो निकाला केपलर्स ने, वो केपलर्स लॉ को, इन दोनों लॉ को उन्होंने कंबाइन किया है, ठीक है। न्यूटन साहब ने आगे चल करके केपलर्स को मतलब प्लेनेटरी मोशन और इधर ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को उन्होंने कंबाइन करने की कोशिश किया, और उन्होंने एक डेटा फॉर्म किया है, और इस तरीके से उन्होंने और लॉ बनाए हैं जो आगे हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में वही है सेंटर सीकिंग फोर्स और मूविंग कांस्टेंट स्पीड एक्टेड अपॉन द फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सेंटर इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड हो। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर उन्होंने एक एज्यूम्शन हम मानते हैं, अगर m इज द मास ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। अगर कोई भी एक ऐसा है जिस मास ऑफ द वेलोसिटी क्या है m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, m इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी क्या है, उसका मास के उन्होंने लिया है m लिया है, हम कुछ भी हो सकता है XYZ उन्होंने m लिया, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में m पे प्रूफ करते हैं। v इज द स्पीड, और v इक्वल टू v वेलोसिटी मीन्स स्पीड, v इज द स्पीड एंड r इज द रेडियस। समझिए सेंट्रीपिटल m क्या है, मास है, v क्या है, स्पीड है, एंड r इज द रेडियस। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स को जब हम मैथमेटिकल टर्म्स में अगर मैं चाहें देखने के लिए, तो यहाँ पे है द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन इट कॉल्ड द फोर्स इज इक्वल टू f, जो फोर्स एक्ट होता है किसके ऊपर, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, इज इक्वल टू mv स्क्वायर, मतलब मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाइड बाई दो स्पीड की जो है उसकी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिवाइडेड अपॉन द रेडियस। समझे, फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और देते हैं, स्पीड की क्या होती है, स्पीड जो हम v इक्वल टू स्पीड हम बोल रहे हैं, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। जितने डिस्टेंस ट्रेवल होगी, जितने टाइम में टेक ऑफ होता है वो
स्पीड को, डिस्टेंस को, उसको हम स्पीड कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, मीन्स स्पीड कितना हुआ हमारा 1 घंटे में 40 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में 100 किलोमीटर। तो वही है सेम चीज़। तो फोर्स हमारा क्या है, मास पे एक्ट करेगा। मास इक्वल, फोर्स इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, अपना स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस r। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द केपलर्स लॉ विथ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन को हमने कंबाइंड करने के यहाँ पे उन्होंने किया है इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये हमारा, अब हमने एक चीज़ करते हैं एग्जाम्पल। केपलर्स लॉ में क्या था, प्लेनेट के ऊपर लॉ था। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ इफ़ ए प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अगर कोई प्लेनेट है सन के चारों तरफ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ए सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म ऑर्बिट में मोशन में चालू है, ठीक है, सर्कुलर मोशन, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेनेट टुवार्ड्स द सन। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा ये टुवार्ड्स द सन की तरफ एक्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंटर सीकिंग फोर्स, ठीक है। तो मैं ही बोला अगर कोई प्लेनेट सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में इन द यूनिफॉर्म मोशन में अगर वो घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन मीन्स सेंटर ऑफ द सन, बिकॉज यहाँ पे सेंटर में कौन है, सन है, और ऑर्बिट क्या है, प्लेनेट क्या है, एक ऑर्बिटिकल पाथ पे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यहाँ पे वो घूम रहा है। तो सेंटर के जो सेंट्रीपिटल फोर्स होंगे सेंटर की तरफ टुवार्ड्स होंगे, टू द सन की तरफ, ठीक है। तो द सन, तो F इक्वल टू mv स्क्वायर, फोर्स जो है मास वेलोसिटी के अपना जो मल्टीप्लाइड वेलोसिटी स्क्वायर बाई r, जैसा कि हमने उधर पढ़ा था अभी mv स्क्वायर। वेयर m इक्वल टू क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट। यहाँ पे ये देखिए ये हमारा m को हम क्या ले रहे हैं, m इक्वल टू मास ऑफ प्लेनेट, ठीक है। m is equal to mass of the planet, v is speed of planet, and r is the radius, and r is the distance from the sun, और r is equal to क्या है, distance from sun। ये आप समझ रहे हैं। ये मैं फिर एक सिंपल सॉल्व बताता हूँ आपको इसको समझाने के लिए। हमारा केपलर्स लॉ प्लेनेट के ऊपर है और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर जो हमने न्यूटन्स की तरफ से हम ट्राई कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में जाता है तो उसके ऊपर जो फोर्स क्रिएट होता है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो उन्होंने क्या मान लिया है कि अगर मैं सेंटर में सूर्य को रखता हूँ, केपलर ने भी बोला था सन एज ए फोकी, तो उन्होंने क्या बोला, सन को मैं एज ए सेंटर पे रखता हूँ। तो कोई भी ऑर्बिट वो एक ऑर्बिटल पाथ पे या इलेक्ट्रिकल पाथ पे जो घूमता है रिवॉल्विंग राउंड जो चक्कर मारेगा, तो उसमें जो एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो क्रिएट होगा वो सन की तरफ, मतलब फोकस की तरफ मीन्स रेडियस की तरफ वो अट्रैक्ट होता है। इसका नियम वही है। तो यहाँ पे उन्होंने, जैसा हमने पीछे क्या किया था, F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर सेम फार्मूला रहेगा बिकॉज दिस इज द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन यहाँ पे हमने एज्यूम क्या किया है, m क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट, v क्या है, स्पीड ऑफ द प्लेनेट, और r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। डिस्टेंस जो होता है वो फ्रॉम द सन है, ठीक है। और इसमें स्पीड ऑफ द प्लेनेट कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द पीरियड टी एज फ्लोज। अगर मैं टाइम को अगर लेता हूँ तो टी को भी हम लेते हैं उसमें टाइम टेकन द टर्म ऑफ द पीरियड मीन्स समय, वो कौन से टर्म में कौन से समय में स्वीप आउट हो रहा था उधर ना उस टाइम पे। तो यहाँ पे हम टी ऑफ द पीरियड में इसको हम टी को लेते हैं। अब इसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो मैं अभी बताता हूँ। यस, तो अभी तक हमने क्या देखा था, F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, जहाँ पे F डिस्टेंस हमने लिया था, स्पीड लिया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अब हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, केपलर्स लॉ और न्यूटन की जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, इन दोनों को।
द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेनेट इन वन रिवोल्यूशन इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट, बराबर है। अब इन वन रिवोल्यूशन मीन्स पेरीमीटर मीन्स व्हाट, कवरिंग ऑल इज सर्कुलर पाथ और कवरिंग ऑल द आउटर मोस्ट पार्ट मीन्स जो सर्कुलर मोशन में है वो पूरा कवर करेगा, तभी तो पेरीमीटर कवर करेगा, मीन्स 2πr एग्जाम्पल में। अब यहाँ पे v इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन, v जो क्या है हमारा स्पीड है, स्पीड में क्या है डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन, जैसे हमने बताया था। तो डिस्टेंस ट्रेवल अगर मैं लेता हूँ तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, कवर द होल पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट। तो अगर हम पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2πr से, तो यहाँ पे 2πr ले लिया, ठीक। टाइम टेकन इज t, तो t इक्वल टू पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे r जो है हमारा डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम सन, मैंने यहाँ पे लिया है, तो t हो गया नीचे, ये समझ गए ना। v हमारा क्या है स्पीड, अगर मैं लेता हूँ तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया बाई टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल क्या है ऑर्बिट, पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट, तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट के बराबर क्या है हमारा 2πr, तो 2πr और टाइम टेकन t बराबर पीरियड ऑफ टाइम। तो f जो हमारा फोर्स है, f इक्वल टू क्या था हमारे प्रीवियस इक्वेशन में mv²/r, ठीक है। अब ये देखिए f इक्वल टू mv²/r, तो यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ तो mv², तो इसके जगह पे मैं क्या लेता हूँ, ये 2πr²/t, तो mv²/r, तो m आ गया इधर, ये v² का जो हमारा v² मीन्स जो मैंने यहाँ पे v का लिया है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम का हमारा क्या है 2πr बाई टाइम टेकन, तो स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर किया, तो यहाँ पे बाई अपॉन t है तो टाइम का आ गया। अब यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे तो 2 जा 4 अपना ये πr² रहेगा, तो मल्टीप्लाई जब हम होल से करेंगे पूरा, तो यहाँ पे m πr²/r बाई t², क्लियर। यहाँ पे जब m बाहर है तो ये पूरी जब ब्रैकेट हम तोड़ेंगे आफ्टर स्क्वायर तो पूरी सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4m πr²/r अपॉन t², जबकि t है। अब नेक्स्ट f इक्वल टू, अभी हमारा जो है 4m²/r t² इंटू ये हमारा, ये हम निकल गए। फिर अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई r² बी गेट, यहाँ पे r² इसलिए करना पड़ रहा है ना कि जो डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट ऑफ द सन है ये टोटल ऑर्बिटल प्रोसेस में है, इसलिए 2 से यहाँ पे है 2πr², इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो f की वैल्यू कितनी निकली है हमारा 4m²/t इतना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर रहे हैं, तो r², RQ इसलिए क्योंकि एक ऑलरेडी एक यहाँ पे R है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो RQ प्लस T है, तो T को स्क्वायर से मल्टीप्लाई T इंटू T तो बराबर T²। ये क्लियर हमारा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द केप्लर्स थर्ड लॉ, केप्लर्स का थर्ड लॉ क्या था हमारा, जैसे हमने बताया था T²/RQ इक्वल टू K मीन्स कॉन्स्टेंट, K हमारा क्या था हमारा कॉन्स्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए T²/RQ इक्वल टू K, तो यहाँ पे F की वैल्यू हमारा क्या है 4m²/r², बट यस, तो यहाँ पे हमने देखा, और ये RQ/t², तो अकॉर्डिंग टू द केपलर लॉ में क्या है T²/RQ इक्वल टू K इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर हम इसको इन्वर्स करते हैं, इन्वर्स लॉ न्यूटन ने क्या किया है पे इन्वर्स लॉ ऑफ प्रोपोर्शन में किया है, तो ऊपर में हम मल्टीप्लाई जब इन्वर्स हो जाएगा तो 1, तो 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नथिंग चेंज, जो का एग्जाम एज इट इज नीचे आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे हम ये क्या अपना K से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर r² इंटू K, बट यहाँ पे क्या है 4m² ये बाई r इक्वल टू K इक्वल टू क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो सो बाई K इक्वल टू कांस्टेंट हमने लिया है यहाँ पे। तो फिर F इक्वल टू क्या होगा फोर्स इक्वल टू, अब ये सारे की हमारा क्या हो गया वैल्यू कांस्टेंट, तो फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/r², मीन्स अगर F जो है फोर्स वेरीज करता है किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस 1/r² के। यस, तो ये जो मैथमेटिकल टर्म न्यूटन साहब ने निकाला तो उनको उन्होंने कैसे एक्सप्रेस किया है, न्यूटन कंक्लूड दिस पूरा मैथमेटिकल टर्म को दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज
विच द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेनेट, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो प्लेनेट के ऊपर एक्टिंग करता है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। जब कोई प्लेनेट के ऊपर करेगा तो रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन मस्ट बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे यही है, it must be inversely proportional to the square of the distance। देखिए inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun। ये यही चीज़ है, उन्होंने जो भी है उन्होंने क्या किया, फोर्स जो है कांस्टेंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर बाय द प्लेनेट फ्रॉम द सन। ये इसीलिए यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हमने लिया F इक्वल टू 1/r²। तो न्यूटन ने उसको ऐसे कंक्लूड किया था। तो अभी हमने इस वीडियो को मैंने इस ग्रेविटेशन को ना थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए मैंने उसको 2 वीडियो बनाया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अभी तक हम लोगों ने ये पूरा न्यूटन्स की इसको एक पार्ट्स में लिया, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो, क्योंकि इसमें केपलर्स लॉ इंपॉर्टेंट थे, ले लिया। न्यूटन्स की यूनिवर्सल लॉ को हमने ले लिया, उन्होंने फिर से उसको प्लेनेटरी मोशन पे प्रूफ किया न्यूटन साहब ने, उसको भी हम लोगों ने देख लिया। सर्कुलर मोशन देख लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स देख लिया। अब आगे जो है हम लोग अब आगे की चैप्टर में सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में ग्रेविटेशन में लोड करूँगा, उसमें आपको इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। तो थैंक्स दोस्तों, रिगार्ड्स फ्रॉम सिंह कोचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो। थैंक यू।